लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज फिर हमको मौका मिला है कुमार प्रशांत जी से बातचीत करने का, जो यहाँ दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आज मेरा पहला प्रश्न उनसे ये है कि संभवतः इंग्लैंड में पहली बार बापू की और सावरकर जी की मुलाकात हुई थी और उस समय वो दोनों वहीं पर थे, तो संभवतः उन्हें मिलने का काफ़ी मौका भी मिला। तो गांधी सावरकर के संबंध के विषय में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये आपने ठीक कहा कि गांधी जी की सावरकर से पहली मुलाकात इंग्लैंड में हुई। तब गांधी जी महात्मा गांधी नहीं थे और सावरकर भी तब इस तरह के व्यक्ति नहीं थे जैसा आज हम लोग उनको जानते हैं। दोनों के बीच में एक मीटिंग अरेंज की गई थी जो उनके ही इंडिया हाउस में हुई थी और तब गांधी जी और सावरकर पहली बार आमने सामने आए थे। और मज़ा ये है कि उस जो सभा हुई, जिस सभा को दोनों ने एड्रेस किया, उसमें सावरकर ने भी रामायण के एक प्रसंग से अपनी बात शुरू की और गांधी जी ने भी उसी प्रसंग से अपनी बात शुरू की, लेकिन दोनों ने उन दोनों उस प्रसंग में से मतलब दो अलग अलग निकाले। जी। तो ये जो विचारधाराओं को समझने का फ़र्क है वो उस समय से है। जी। गांधी जी और सावरकर की बहुत मुलाकातें नहीं हुई हैं इंग्लैंड में। जी। लेकिन गांधी जी ने इतना ज़रूर समझ लिया है कि भारत से आने वाले वो नौजवान जो नौकरी या पढ़ाई की तलाश में इंग्लैंड पहुंचते हैं, उनको अपने प्रभाव में लेकर के सावरकर उनसे अपना काम करवाते हैं। जी। जो ज़्यादातर हिंसात्मक कार्यक्रम होते हैं, उसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी उसमें नहीं जाता हूँ। तो एक अलग रास्ते पर जाने वाला ये आदमी है जो भारत से आने वाले लोगों को गांधी जी के शब्दों में गलत रास्ते पर ले जा रहा है। सावरकर खुद इंग्लैंड क्यों पहुंचे थे, ये भी एक जानकारी की बात है कि पुणे में, सावरकर पुणे के थे जी, और पुणे में एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या उन्होंने करवाई थी, एक नौजवान लड़के को भाड़े पर रख करके। सावरकर सारी जिंदगी यही काम करते हैं। वो इतने बहादुर भी नहीं हैं कि खुद हत्याएं करें, जी, क्योंकि जो हत्या में विश्वास करता है उसको इतना बहादुर और सच्चा तो होना चाहिए कि वो काम खुद करे, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं और दूसरों से हत्याएं करवाते हैं। व्यक्तिगत साहस की कमी है, बहुत ही कमी है। वो बिल्कुल कायर आदमी हैं जिनको हम लोगों ने गलती से वीर कहना शुरू कर दिया। जी। मैं मैं बराबर कहता हूँ कि अगर वीर सावरकर थे तो वीर शब्द का मतलब बदलना पड़ेगा, जी, क्योंकि उसकी कोई भी गुण उनमें नहीं थे। तो पुणे में जिस अंग्रेज अधिकारी की हत्या उन्होंने करवाई और तब उनको लगा, और वो पकड़ा गया वो लड़का, जी, तो उनको लगा कि शायद इसमें मैं फंस सकता हूँ। उस समय उन्होंने एक छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड निकल गए, वो ये मान करके कि विदेश में रहूँगा तो पकड़ा नहीं जाऊँगा। लेकिन उसी हत्या की जांच होते होते ये आग सावरकर के पास इंग्लैंड भी पहुंच गई। जी। और इंग्लैंड में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। जी। और गिरफ्तार करने के बाद उनको भारत लाया गया। पानी के जहाज से उनको लेकर भारत आ रहे थे। जी। और सावरकर इस कोशिश में थे कि इस जाल में से निकले कैसे। जब वो भाग करके फ्रांस में तैर, तो जब फ्रांस के सीमा के नज़दीक से जहाज गुजर रहा था, जी, तब उन्होंने छलांग लगा दी समुद्र में और भाग करके फ्रांस की धरती पर चले गए। जी। उनके मन में यह था कि फ्रांस की धरती पर पहुंच जाऊंगा तो अंग्रेज हमको पकड़ नहीं सकेंगे, शरण मिल जाएगी। गड़बड़ सिर्फ इतनी हुई कि वो भागकर जब जहाज से फ्रांस की धरती पर पहुंचे तो वहाँ जो गार्ड खड़ा था उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। ये अंग्रेजी में उसको जब तक एक्सप्लेन करते कुछ की क्या है और वो समझ पाता, उससे पहले ब्रिटिश अधिकारी भी पानी में कूद कर फिर से पकड़ कर इनको वापस ले आए और लाकर फिर यहाँ मुकदमा चला और इनको काला पानी में डाल दिया गया जो अंडमान में था। ये छोटी सी कहानी सावरकर के बारे में। गांधी जी वहाँ से जब सावरकर से मिलकर लौटते हैं और ये समझ कर लौटते हैं कि आदमी क्या कर रहा है, उसके बाद से फिर गांधी जी और सावरकर का कोई इंटरेक्शन कहीं भी नहीं है। संभवतः सावरकर ने गांधी जी को ये भी सलाह दी थी कि मांसाहार से ताकत आती है, और गांधी जी ने जो मांसाहार का प्रयोग किया तो वो सावरकर के ही उकसाने पर था। नहीं, ऐसा नहीं था जी, क्योंकि गांधी जी ने जो मांसाहार का प्रयोग किया था तो भारत में जब बच्चे थे तब किया था। जी।
इंग्लैंड पहुंचकर गांधी जी ने कभी भी मांसाहार नहीं किया, तो इसीलिए वो इन्फ्लुएंस नहीं है तो वहाँ उसके पे। बाद फिर दोनों का आपस में क्योंकि गांधी जी तो, साक्षात्कार। हाँ, गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में हैं, जी, तो इसीलिए सावरकर के साथ उनके इंटरेक्शन का कोई सवाल नहीं कोई है। प्रश्न नहीं। लेकिन वो जानते हैं कि ये लोग क्या करवा रहे हैं। जी, जब वो बाद में फिर एक बार इंग्लैंड आते हैं दक्षिण अफ्रीका के मामले को लेकर के, जी, और वहाँ आकर के वो फिर से इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं जी, कि भाई बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय लोग हैं जो अलग अलग नामों से संगठन बनाकर रखा है जिन लोगों ने, और यहाँ आने वाले भारतीयों को उकसाते हैं कि हिंसा के रास्ते से भारत की आज़ादी का काम करना चाहिए। उस समय जो उनके सवाल जवाब हुए हैं लोगों के साथ, जी, और गांधी जी यहाँ एक नए तरह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हैं सत्याग्रह के रास्ते से लड़ाई लड़ने का, उसके बारे में दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं गांधी जी के सामने, गांधी जी के साथियों के द्वारा भी खड़े हैं। उन्हीं सब सवालों के जवाब लेते हुए वो हिंद स्वराज्य नाम की किताब तैयार हुई है, जी, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हुए पानी के जहाज पर गांधी जी बैठ कर लिखते हैं। उसमें ये सावरकर एंड कंपनी जो है इंग्लैंड की, जी, उसके प्रयास और दक्षिण अफ्रीका में उनके अपने साथियों के मन में उठने वाले सवाल, का उल्लेख। उन सब को जोड़ते हुए वो किताब सवाल जवाब के तरह लिखी गई है। हिंद स्वराज। हाँ, तो सवाल दूसरों के हैं जी, जिनको गांधी जी ने फ्रेम किया है, और फिर गांधी जी अपना जवाब भी देते हैं। तो रीडर एंड एडिटर जी, के बीच में डायलॉग के रूप में वो किताब लिखी गई है। जी, इतनी पृष्ठभूमि हम लोगों को सावरकर के और गांधी जी के बारे में जाननी चाहिए, जी, और जो मतभेद हैं उनको भी कहाँ से शुरू होते जी। हैं वो जानना चाहिए। फिर सावरकर जो भी हैं छूट यहाँ आ जाते हैं और अपने अंडमान में लंबे समय तक रहते हैं। जैसा इतिहास हम लोग देख रहे हैं कि अंडमान जाने के 3 महीने के बाद ही उन्होंने पहला माफ़ीनामा लिख करके अंग्रेज़ों को दिया, और उसके बाद तो माफ़ीनामे की एक सीरीज़ ही है, जी, जो कम से कम 6 माफ़ीनामे हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि मैं भ्रम में था कि राज्य के खिलाफ जाकर के काम किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि नहीं, राज्य जो है, अंग्रेज राज्य जो है, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और इसको होना चाहिए, और मैं इसकी मदद भी करना चाहता हूँ। आप एक बार मुझको रिहा कर दीजिए, फिर मैं कभी किसी अवसर दिया जाए। हाँ, किसी पॉलिटिकल काम में कभी नहीं पड़ूंगा और हमेशा राज्य को मजबूत करने का काम करूँगा। इसी शब्दों में ये सारे माफ़ीनामे लिखे गए हैं। गांधी जी इसमें कहीं भी नहीं हैं इन सब दौर में। लेकिन जब एक बार अंग्रेज़ों ने ये तय किया कि सभी राजनीतिक कैदियों को आम माफ़ी दी जाएगी, तो कई लोगों को माफ़ी मिली और कई लोग छूटे, लेकिन सावरकर तो नहीं छूटे। जी, तो सावरकर के भाई ने गांधी जी से संपर्क किया जी, और कहा कि भाई उनको भी छोड़ना चाहिए था, सबको छोड़ा गया है लेकिन ये छोड़ नहीं रहे हैं, आप इसमें हमारी कुछ मदद कीजिए। तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी है, जी, जो चिट्ठी भी डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई आपने जब सब लोगों को छोड़ने का तय किया है और ये सावरकर जो हैं ये इतने समय से वहाँ बंद हैं, और उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिख करके दिया है आपको कि वो कभी भी आपके खिलाफ काम नहीं करेंगे, तो मुझको लगता है उनको भी रिहा कर देना चाहिए। तो गांधी जी ने सावरकर को सिफारिश की, रिहा कर देना चाहिए ये कहा, जी, सिफारिश की। जी, उसके बाद रिहा हुए कि क्या हुआ वो एक अलग सवाल है, लेकिन इसको प्रचारित इस तरह से किया गया है इन दिनों में आकर के कि सावरकर ने जो माफ़ीनामा लिखा था वो गांधी जी के कहने से लिखा था, जी, जिसका कोई इतिहास में कोई प्रमाण नहीं। कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि उल्टा ही प्रमाण है। जी, तो इस तरह से गांधी जी का और एक इंटरेक्शन उस समय सावरकर के साथ होता है। फिर सावरकर भी छूटते हैं जी, और अंग्रेज़ों के साथ मिल करके वो अपना जो भी काम करते हैं वो करते हैं। गांधी जी भी अपना काम करते हैं। गांधी जी के मन में यह है कि ये आदमी लोगों को भटकाने की कोशिश करता है, मेरे साथ, मुझको इसके साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए। हाँ जी, तो गांधी जी एक बार खुद जाकर सावरकर से मिलते हैं पुणे में और उनसे बताते हैं कि भाई मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझको मालूम है कि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, आप एक अलग रास्ते पर जा रहे हैं, देश को ले जाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, हम दोनों अपने अपनी तरह से समाज का काम करते हैं, जी, समाज जिसकी बात सुने उस रास्ते पर चले, इसमें क्या दिक्कत है। तो सावरकर कहते हैं आपको गलतफहमी है, मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगा। जी, आप अगर ये समझते हैं कि आप देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगे और मैं आपको ले जाने दूंगा, तो आप गलतफहमी में हैं, मैं ये काम आपको कभी करने नहीं दूंगा। अब इसमें से 2 बातें समझ में आती हैं। गांधी जी पूरी तरह सहमत हैं सावरकर के साथ, जी, या सावरकर गांधी जी से पूरी तरह सहमत हैं,
लेकिन गांधी जी ये अवकाश रखते हैं कि आप भी अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम करता हूँ। जी। सावरकर इसका कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। यानी एक टोटलिटेरियन तरीका जो है काम करने का, कि मैं ही काम करूंगा और मेरी तरह से ही काम होगा, जी। इसका जो प्रमाण उदाहरण ये है सावरकर के जीवन में और सावरकर की सोच में मिलता है, जी। वो वहाँ से चलते हुए 30 जनवरी 1948 तक पहुँचता है, जिस दिन गांधी जी को गोली मारी जाती है। क्योंकि नहीं करने दूंगा आपको ये काम, जी। ये कह के जहाँ पर बातचीत खत्म हुई थी, वहाँ से सावरकर ने देखा कि इस आदमी को तो रोका ही नहीं जा सकता है जी। किसी तरह ये नहीं रुक रहा है, डराने से नहीं रुकता है, मारने की कोशिश से नहीं रुकता है, चापलूसी से भी नहीं रुकता है। क्योंकि बाद में तो फिर हिंदू महासभा बनी, फिर बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, इन सब की खुली गतिविधियां चलने लगी और इन सब ने ये देखा कि गांधी इनके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट दो तरह के काम देश में चल रहे हैं और एक काम चलाने वाला आदमी इतनी तेजी से चला जा रहा है कि हम लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो लोग गांधी जी को अपने में मिलाना भी चाहते हैं, इसलिए गांधी जी को बुलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर में भी ले जाते हैं और गांधी जी वहाँ देखते हैं और गांधी के साथ महादेव देसाई भी गए हुए हैं वहाँ। वहाँ जो अनुशासन होता है, जिसकी बड़ी आज भी चर्चा होती है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बड़े अनुशासित हैं, तो अनुशासन वहाँ भी दिखता है। तो जब लौट कर आते हैं तो बातचीत में महादेव भाई कहते हैं कि भाई बापू, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो लोग बहुत अनुशासित हैं जी। तो गांधी जी कहते हैं तुमको मालूम है हिटलर के यहाँ भी बहुत अनुशासन है। मतलब अनुशासन अपने आप में कोई गुण नहीं है, अनुशासन किस लिए है, जब तक ये किस लिए को तुम साफ नहीं करते हो तब तक अनुशासन का क्या मतलब होता है। तो जो जितना बड़ा डिक्टेटर होगा उसके यहाँ उतना बड़ा अनुशासन होगा, क्योंकि दूसरा कोई चू भी नहीं कर सकता है। चू करने की आज़ादी जो है वो मनुष्य के होने की पहचान है। ये बात जब तक आप नहीं समझते हैं, तो ये गांधी जी का दूसरा इंटरेक्शन है जो होता है। और जब इन लोगों को ये समझ में आता है कि अब किसी भी रास्ते ये आदमी रुकेगा नहीं, गांधी जी जिस तरह से काम करते हैं उसकी सावरकर कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई आदमी थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठ करके पूरे देश में रात दिन पागलों की तरह घूम रहा है और अपनी बात कह रहा है लोगों के बीच में। सावरकर उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। वो लोग तो बड़े एरिस्टोक्रेट जिंदगी जीने वाले लोग हैं, तो इसीलिए वहाँ भी वो देखते हैं कि मुकाबला संभव नहीं है। आखिर में ये लोग सभी मिलकर ये तय करते हैं कि अब जब इसको नहीं ही रोका जा सकता है तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और अब जितने ऐतिहासिक प्रमाण हैं सामने, कपूर कमीशन में जितने डॉक्यूमेंट्स सामने खुल कर आ गए हैं, वो सब ये बताते हैं कि गांधी जी की हत्या की सारी प्लानिंग सावरकर के यहाँ हुई जी। सावरकर की जानकारी में हुई। सावरकर चूंकि हमेशा से ही कॉन्ट्रैक्ट पर किलिंग कराने के अभ्यस्त आदमी रहे हैं जी, तो गांधी जी के समय भी उन्होंने यही काम किया। वो हथियार भी सावरकर के कहने से उपलब्ध हुआ, जिस पिस्तौल से नाथूराम गोडसे ने उनको मारा। नाथूराम गोडसे सावरकर का परम भक्त था, नौकरी करता था उनके यहाँ, उनके निकाले हुए एक अखबार का संपादक रहा था। तो सावरकर के यहाँ आखिरी दिन में भी उनकी मुलाकात हुई है, इस सब के प्रमाण हैं। अब तो गांधी जी और सावरकर के बीच में सिर्फ इंटरेक्शन नहीं है, सावरकर ने गांधी जी को मरवाने की पूरी हत्या का षड्यंत्र रचा और वो हत्या करवाई गई। और जैसा कपूर कमीशन ने अपने इसमें कहा कि जो पहली ट्रायल हुई थी उस ट्रायल में बहुत सारे प्रमाणों को ओवरलुक कर दिया कोर्ट ने, जिसलिए कह दिया गया कि संदेह के आधार पे सावरकर को रिहा किया जाता है। अगर उन डॉक्यूमेंट्स को देख लिया होता कोर्ट ने तो कोई कारण नहीं है कि सावरकर को सीधे ही इम्प्लीकेट करके केस में जेल में नहीं डाला जा सकता। और भी बहुत सारी बातें हैं कि उसको लंबा कहा जा सकता है, लेकिन ये गांधी जी और सावरकर के बीच का रिश्ता भी ये बिल्कुल और उनकी वो दिशा आपने स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए, हमारी बातचीत जारी रहे।